हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 9। आप जानते हैं यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 9, लॉ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एक नंबर है, संख्या है। जैसे आप पढ़ते हैं वैलेंसी, वैलेंसी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी वैलेंसी। जैसे सोडियम में 2 8 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिखते हैं 2 8 1 ऐसे करके, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। तो उसी तरह की संख्या को बताता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, नंबर मतलब क्या हो गया? संख्या। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो दूसरे पर निर्भर नहीं है। कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं कितने तरह के होते हैं, एक्स वाई जेड। 3 कोऑर्डिनेट होते हैं जनरली। आप लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर हम किसी संख्या को दर्शाएं यहाँ 5,3, तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें एक्स का वैल्यू कितना होगा? इसमें कोई पूछेगा बताइए 5,3 लिखा हुआ है, इसमें एक्स का वैल्यू कौन है और वाई का वैल्यू कितना? बहुत आसान है, जो पहले लिखा हुआ वो एक्स का वैल्यू है और जो बाद में लिखा है वो वाई का वैल्यू है। एक्स के बाद क्या आता है? वाई। पहले एक्स आता है ना, तो ये जो 5 है यार, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5 और वाई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3। यही कोऑर्डिनेट हो गया। किसी पॉइंट को दर्शा रहे हैं तो बता रहा है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूरी पर है, वाई एक्सिस पर 3 यूनिट दूरी पर है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसी तरह का कोऑर्डिनेट यहाँ भी लिया गया है जो किसी सिस्टम के पोजीशन को बताने का काम करता है कि आखिर सिस्टम का पोजीशन कहाँ है, किस स्तर पर है, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इसी कोऑर्डिनेट्स का बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ उस सिस्टम का। हम लोग पार्टिकल को कंसीडर किए जो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा है। इसका मोशन किसी इंस्टेंट में कंप्लीटली नोन, पूरी तरह से जाना जाएगा ओरिजिन से जो कोऑर्डिनेट की दूरी है उस पर निर्भर करेगा। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल इज 1 यहाँ पर है। 1 कैसे आया? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसके पोजीशन को बताने के लिए केवल हमको एक एक्सिस की ज़रूरत है ना। तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट कितना बोलेंगे? 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1। अब मान लीजिए जैसे फिगर में ही समझिए, यही एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ ऐसे नंबरिंग होता है, यहाँ ऐसे नंबरिंग है, ये 1 2 3 4। पार्टिकल इसी में जा रहा है या इधर से जा रहा है इधर, तो यहाँ पर अगर है तो कितना दूरी पर है? तो 4 यूनिट दूरी पर है। तो इसको बताने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी, एक्स की, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही जा रहा है। वाई में इसका मोशन क्या है? 0 हो जाएगा। वाई में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा पार्टिकल का? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगर दो पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, अगर कोई समतल में जा रहा है, समतल सतह इस तरह के समतल में जा रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम उस समय हो जाएगा 2। बिल्कुल आसान है, जितने कोऑर्डिनेट होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उतना ही होगा। 3 कोऑर्डिनेट अगर जरूरत पड़ेंगे तो उसका सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा 3 होगा। जितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी उस सिस्टम को बताने के लिए, उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, वही संख्या उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर एक कोऑर्डिनेट है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 की तीनों की जरूरत पड़ गई, एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी, तब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा बच्चों 3। अब इसका निकालने का जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, F बराबर
3n माइनस के। f से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n से नंबर ऑफ पार्टिकल्स और k से नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स। कॉमन कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? कॉमन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है जो सब जगह मिलते जुलते हैं, x में भी आ रहा, y में भी आ रहा, z में भी आ रहा, कोई ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल देखिए, मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है वन, एक ऐसा गैस जिसका द टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ ए सिंगल एटम। ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स जो किसी सिंगल एटम से बने होते हैं उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल देखिए, हीलियम आर्गन लिखा हुआ है, यहाँ पर n का वैल्यू 1 होगा और k का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कुछ कॉमन रहेगा ही नहीं। जब सिंगल एक है, कॉमन कब निकलेगा? जब एक से ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग कॉमन निकालते हैं तो कम से कम दो संख्या हो तब तो कॉमन निकालेंगे, एक में क्या कॉमन निकालेंगे? कुछ नहीं निकलेगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक था इसलिए k का वैल्यू कितना है? 0। अब वैल्यू बैठाइए इक्वेशन 1 में, जो हमारा फॉर्मूला था मेन, f बराबर 3n माइनस के था निकालने का, तो 3n का वैल्यू 1, k का वैल्यू 0, तो कितना निकल गया? 3 आंसर आ गया। मतलब मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। और यही MCQ में एग्जाम में आता है, पूछा जाएगा। बताइए, एक मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम आर्गन, जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं, अक्रिय किसको बोलते हैं? अक्रिय, उन गैसों का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 आएगा। मोनो एटॉमिक्स, जिनके एक मॉलिक्यूल में सिंगल एटम्स है। आगे बढ़ते हैं। आ गया डाई, डाई का मतलब हो गया 2। तो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में, जैसे डायटॉमिक कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। इसके लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, कॉमन वैल्यू 1 हो जाएगा, एक एक करके बढ़ते जाएगा। अब हम लोग फिर फॉर्मूला में बैठाएंगे, f बराबर 3n माइनस के, 3 गुना 2 माइनस 1 मतलब 5। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बच्चों? 5। किसका? डायटॉमिक का। तीसरा आ गया ट्रायटॉमिक। ट्रायटॉमिक में दो तरह के हो गए, एक लीनियर ट्रायटॉमिक, लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, सीधा, और दूसरा है नॉन लीनियर, जो कि सीधा नहीं है, ट्रायटॉमिक। पहले हम लोग आते हैं लीनियर वाले पर। लीनियर वाले के लिए n का वैल्यू 3 होता है, k का वैल्यू 2 होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो 7 आएगा। ठीक है। लीनियर क्या होता है? एक गैस मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हैं आइदर साइड, आइदर साइड मतलब या तो इस साइड या तो इस साइड, लेफ्ट या राइट, दो तरफ, ऑफ ए सेंट्रल एटम इज नोन एज लीनियर एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ये लीनियर हो गया, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 7। नॉन लीनियर में क्या होता है? इसमें n का वैल्यू 3 है, k का वैल्यू भी 3 है। देखिए एक एक तो बढ़ते जा रहा है, यहाँ n का वैल्यू कितना था? 3, k का वैल्यू 2 था, इसमें भी n का वैल्यू 3 क्योंकि ट्रायटॉमिक है, और k का वैल्यू यहाँ से बढ़ गया, पहले कितना था? यहाँ k का वैल्यू 2 था, अब यहाँ पर k का वैल्यू देखिए कितना आ गया? 3 आ गया। घटाएं वैल्यू तो आंसर आ गया 6। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम। इक्वी मतलब बराबर, पार्टीशन का मतलब बांटना। और किसको बांट रहे हैं? तो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ एनर्जी को बांट रहे हैं, मतलब एनर्जी को बराबर बराबर बांटने का नियम। जैसे स्कूल में चॉकलेट बांटना है, अब स्कूल में 100 बच्चे हैं, अब मेरे पास 500 चॉकलेट है, तो एक बच्चा को कितना चॉकलेट मिलेगा? 5 मिलेगा, जाहिर सा बात है। तो सबको 5-5 चॉकलेट मिले, किसी को ऐसा नहीं कि 4 मिल जाए और किसी को 6 मिल जाए, ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वी पार्टीशन, बराबर बराबर बांटना। ठीक है। एनर्जी होता 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, एनर्जी आप पढ़ें 2 तरह का होता है, एक काइनेटिक और दूसरा होता है पोटेंशियल। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को ही क्यों लिया गया? हम पोटेंशियल एनर्जी वाले फार्मूला को या उसको क्यों नहीं यूज किए? ये सोचने वाली बात है। ज़रा सा आप सोचिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है क्यों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिया गया है, क्यों नहीं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो mgh होता है उसको इस्तेमाल किया गया, क्यों, क्या कारण? देखिए सोचिए, बहुत आसान आंसर है, ज़रा सा सोचिएगा तो आंसर आपको पता चल जाएगा। दिमाग लगाइए थोड़ा।
E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर इसीलिए लिया गया क्योंकि हम बात करते हैं गैस की, गैस के मॉलिक्यूल्स की। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, रैंडम ऑर्डर में इधर उधर घूमते रहते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो बॉडी, जो पार्टिकल मोशन में रहेगा उसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा, तो उसके अंदर होगा यही वाला काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मॉलिक्यूल रेस्ट पोजीशन पर रहेगा तब उसमें आएगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ इस्तेमाल किए हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर। 3 एक्सिस था, तीनों में हम लोग अलग अलग पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है, एक्स का, वाई का, जेड का, तीनों को अलग अलग कर दिए। देखिए यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, वी स्क्वायर वाई, वी स्क्वायर जेड हो गया। अब ये तीनों एक्सिस का जो कंपोनेंट टूटा, ये किसका, एक मेन वेलोसिटी का 3 एक्सिस में कंपोनेंट टूटा तीन तरफ। जैसे एग्जाम फिगर से देखिए, हम लोग एक्सिस जो बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं ना, ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इधर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वी एक्स होगा, इधर वी वाई होगा और इधर वी जेड होगा। इन तीनों का जो मेन होगा वेलोसिटी वो वी ही ना होगा, क्योंकि वी वेलोसिटी का ही एक भाग एक्स एक्सिस की तरफ गया, एक भाग वाई की तरफ गया और एक भाग जेड की तरफ गया। वी का ही 3 भाग हो गया। इसीलिए देखिए यहाँ पर तीनों को जोड़ने के बाद लास्ट में क्या लिखा गया, वी लिखा गया। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे 3 बार तो आ जाएगा 3, और ये काइनेटिक एनर्जी के टी, के हो गया क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, ये के लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी। तो ये निकल गया हमारा तीनों भाग का एनर्जी, तीनों एक्सिस का। अब हमको बराबर बराबर करना है, एक भाग का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए आगे वही 3 से इसको डिवाइड किया गया है, 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया, हाफ के टी। यही आपका फाइनल आंसर निकल गया। एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एक भाग का एनर्जी हो गया 1/2 के टी। 3 भाग का करेंगे 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर वही आ जाएगा आपका, ऊपर वाला 3/2 के टी आ जाएगा। तो आप ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, दोनों में बात बराबर है। मीन फ्री पाथ, ये बिल्कुल आसान है, लैंग्वेज समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। अभी आपको हम बता रहे थे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, रैंडम ऑर्डर में, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा उनका मोशन चलते रहता है। तो मीन फ्री पाथ क्या है, एक पार्टिकल दूसरे, मतलब गैस का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो कोई रास्ता को कवर करता है, कोई रास्ता तय करता है। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारा रास्ता को कवर करते हैं। सारे रास्ता, सारे पाथ को जोड़ के जब हम उसका एवरेज निकालते हैं, औसत, तो वो जो निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। देखिए यहाँ पर निकाला गया है, मान लीजिए λ1, λ2, λn, ये 3, ये अनंत n तक के पाथ हैं, पहला दूसरा तीसरा n तक का पाथ हो गया, और सब जगह कोलिजन हो रहा है। पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब मोशन करते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, क्योंकि करोड़ों पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे इधर उधर मोशन कर रहे हैं, तो उनमें टक्कर होना तो स्वाभाविक सा बात है, नेचुरल सा बात है। हमने क्या किया, सारे पाथ को जोड़ के n से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा वही कहलाएगा मीन फ्री पाथ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसके बारे में हमें बताया था, ब्राउनियन। अभी जो हम पाथ और जो मोशन के बारे में बात कर रहे थे, उसी का नाम इन साइंटिस्ट ने दिया और उनके नाम पर कहलाया ब्राउनियन मोशन। जो पार्टिकल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ को हम लोग जब एवरेज निकालते हैं तो मीन फ्री पाथ बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लेकिन वो जो मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन, जिग जैग समझते हैं, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा। जैसे अगर पार्टिकल का मोशन ऐसे हो तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट, सीधा। लेकिन यही मोशन जब इस तरह से हो, ऐसे जाके ऐसे ऐसे घूम रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, तब इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग, और इसी का दूसरा नाम है
ब्राउनियन मोशन, जो कि ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था और उन्हीं के नाम पर रखाया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, लास्ट हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किनके ऊपर ये ब्राउनियन मोशन निर्भर करता है? पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तापमान, किसका? तो मीडियम का। जैसे लिक्विड पानी है, हवा अलग मीडियम है, ग्लास अलग मीडियम है, ये सारे के सारे अलग अलग मीडियम्स है। तो ब्राउनियन मोशन जो है इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अगर हम माध्यम का, उस मीडियम का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स का मोशन भी साथ ही साथ बढ़ने लगता है। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, उनका मोशन भी तेज़ी से हो जाता है। वो और ज़्यादा रैंडम ऑर्डर में इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अंदर बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है, मिल रहा है। एनर्जी मिल रहा है मतलब वो अपने आप में अपनी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे, कहीं इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उनका मोशन और धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी आपको हम पढ़ाए थे, एक चैप्टर हमारा आया था पहले। विस्कोसिटी में क्या था? मीडियम के बारे में ये बताता है कि मीडियम का कितना प्रॉपर्टी है, वो कितना रेजिस्टेंस दे सकता है। जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो हमारे पैर, हमारे जो शूज़ है या चप्पल है, उसके और सड़क के बीच एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, घर्षण लगता है। गाड़ी चलता है, उसका जो टायर होता है, टायर और रोड के बीच लगता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सॉलिड सरफेस में काम करता है, और यही फ्रिक्शन जब लिक्विड सरफेस में काम करता है तब उसको फ्रिक्शन नहीं बोल के हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कस। ये भी एक तरह का फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को रोकने का काम करता है। रिलेटिव मोशन का मतलब दो ऑब्जेक्ट का मोशन। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन डिक्रीज करता है, घट जाता है विथ इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम का मतलब माध्यम का विस्कोसिटी बढ़ता है, अगर कोई गाढ़ा मीडियम लेते हैं, जैसे तेल हो गया, ऑयल, ठीक है, फिर और आपको इससे गाढ़ा में अगर लेना चाहें तो हम और दूसरा ले सकते हैं, ग्रीस वगैरह, या और कोई थिक पदार्थ, मोबिल ले सकते हैं। ये सब क्या, जिसका थिकनेस ज़्यादा है, गाढ़ापन जिसमें ज़्यादा है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसके बदले आप अगर पानी ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, ठीक, केरोसिन ले लीजिए, इनका डेंसिटी क्या है, कम है, इनका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो आप सोचिए, अगर गाढ़े चीज़ में अपना हाथ आप ऐसे चलाइएगा तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस होगा, रोकेगा। और अगर पानी में चलाएंगे तो आसानी से मेरा हाथ ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, तो वही विस्कोसिटी यहाँ पर बोल रहा है कि ब्राउनियन मोशन निर्भर करता है विस्कोसिटी पर। अगर मीडियम का विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा। गाढ़ा मोशन में पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। डेंसिटी तो वही चीज़ आ गया, डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा घनत्व वाला हम लिक्विड ले लेंगे तो ब्राउनियन मोशन ऑब्वियसली कम होगा। कम घनत्व वाला लेंगे तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा। साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ब्राउनियन मोशन निर्भर करता है कितने पार्टिकल्स हैं उस मीडियम में। अगर पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है और बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वहाँ क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा और पार्टिकल्स को चलने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक, अगर आपके रास्ते में रुकावट ज़्यादा हो तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा कि नहीं? अगर आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर ना हो, रुकावट कम हो, तो आप बिल्कुल तेज़ी से जाएंगे। वही बात यहाँ भी है। अगर मीडियम में पार्टिकल्स ज़्यादा मौजूद है तो ब्राउनियन मोशन कम हो जाता है, मतलब पार्टिकल्स धीरे धीरे जाते हैं। और अगर उस मीडियम में पार्टिकल्स जो हैं वो कम संख्या में मौजूद है, ज़्यादा उनका डेंसिटी नहीं है, कुछ ही पार्टिकल्स हैं, तो अदर पार्टिकल्स का ब्राउनियन मोशन तेज होगा, क्योंकि उनको जगह मिलेगा, स्पेस मिलेगा आगे आने जाने के लिए, पीछे चलने के लिए। तो इस तरह से ब्राउनियन मोशन किन बातों पर निर्भर करता है ये हम लोगों ने देख लिया, और हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होगा। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ऑक्सीलेशंस। ये हमारा लास्ट यूनिट है फिजिक्स का, क्लास 11 का
यूनिट नंबर 10। ये यूनिट नंबर 9 आपका यहाँ फिनिश हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीलेशन और उसके बाद फिनिश करेंगे वेव्स। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।